नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच एक संघर्ष है और वैचारिक लड़ाई के इस केंद्र में ये तय हो जाएगा 8 सितंबर को या 8 सितंबर के शाम तक कि वास्तव में संसद में वैचारिक लड़ाई में जीत किसकी होगी। वैसे ये तय है कि एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के या राज्यसभा पति के रूप में, उसमें सीपी राधाकृष्णन कन्फर्म 100% जीत हासिल करने जा रहे हैं, क्योंकि जो वोटिंग प्रक्रिया है और वोट जो देंगे उनमें एनडीए स्पष्ट बहुमत लेने जा रहा है। लेकिन लड़ाई को वैचारिक बनाना था, इसलिए इंडी गठबंधन ने कतई ये स्वीकार नहीं किया कि आम सहमति से उपराष्ट्रपति बने। होना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा विपक्ष को भी सत्ता पक्ष को वैचारिक चुनौती तो देनी ही चाहिए। ये स्पष्ट स्वीकार करना चाहिए अगर हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। लेकिन वैचारिक मतभेद को स्पष्ट करने के लिए संसद को अगर एनार्किज्म या आप कह सकते हैं उहापोह पैदा करने वाला एक केंद्र बनाया जाए, वो भी विपक्ष की तरफ से, वो एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका कतई नहीं कही जा सकती। हाँ, लोकतंत्र की आड़ में मजाक उड़ाने के लिए ये भी ख्याल अच्छा है। गालिब का वो शेर है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो ये ख्याल अच्छा है और लोकतंत्र के नाम पर इस जंगल राज को पैदा करने की स्थिति बनाने वाले विपक्ष की तारीफ करते रहिए। यही तो भारतीय लोकतंत्र की विडंबना है और हमें बहुत कुछ आगे बढ़ने से रोक भी रही है। लेकिन समय आने पर ये देश इस बात को जरूर समझेगा। मैं फिर मुद्दे पर आता हूं और वो ये कि सीपी राधाकृष्णन के मुकाबले में बी सुदर्शन रेड्डी को चुनाव में खड़ा किया गया। आम सहमति नहीं बनी। इंडी गठबंधन की तरफ से, जो कांग्रेस लेड इंडी गठबंधन है, वो सुदर्शन रेड्डी को समर्थन दे रहा है और सीपी राधाकृष्णन जो संघ के बैकग्राउंड से आते हैं और उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, खास करके राज व्यवस्था में उनके योगदान को लेकर के, कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं और ये स्पष्ट है कि वो चुनाव जीतेंगे। उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर मैं उनकी तारीफ करूं तो हो सकता है कि आपको लगे कि मैं संघ के पृष्ठभूमि से हैं इसलिए उनकी तारीफ कर रहा हूं। मुझे न संघ से लेना है न भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन एक आम भारतीय होने के नाते जितनी सादगी और जिस आर्थिक स्थिति में वो रहते हुए अपने सैद्धांतिक पथ पर आगे बढ़े हैं, इसकी तो तारीफ करनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ सीपी राधाकृष्णन की बात क्यों कर रहा हूँ। मुझे तो वी सत्यनारायण, माफ़ करिएगा, वी सुदर्शन रेड्डी के बारे में भी बात करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक रिटायर्ड जज है और तेलंगाना जातीय समिति के वो अध्यक्ष भी रहे हैं और बहुत कुछ उन्होंने भी किया है। लेकिन माफ़ करिएगा, वो जज रहे हों चाहे जो रहे हों, लेकिन एक हमारे सहयोगी ने एक उनके बारे में जानकारी भेजी तो मुझे लगा, वैसे मैं भी इस जानकारी को अच्छी तरीके से जान पाया था किसी के द्वारा, लेकिन मुझे लगा कि इसे आपके साथ साझा करना चाहिए। और वो ये है कि ये वही व्यक्ति हैं जो पूरी तरीके से लेफ्ट लिबरल गैंग से प्रभावित हैं और अगर बहुत ही कन्फाइंड वे में कहा जाए तो ये वामपंथी विचारधारा के हैं। वामपंथी विचारधारा का होना गलत नहीं है, लेकिन अगर उसमें देश की स्थिति और उसके संप्रभुता और उसकी सुरक्षा को ही चुनौती दे दी जाए उस विचारधारा में, तो उस विचारधारा को हमें एक सीमा के अंदर ही कंट्रोल कर देना चाहिए, उसे सीमित कर देना चाहिए। भारतीय संदर्भ में स्पष्ट रूप से जो वामपंथ उग्रवाद से जुड़ते हुए समानता की बात करने लगा है, उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही
एनार्किज्म की जननी है। अब मैं आपसे बताता हूं, वी सुदर्शन रेड्डी अर्बन नक्सलियों के प्रभाव में आते हुए जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और जिसमें सलवा जुडूम को खत्म किया गया था, ये वही बात मैं आपको बता रहा हूं। जिस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या पूरा ये बेल्ट है आंध्र प्रदेश तक, बिहार भी उसमें शामिल होता है, उस पूरे नक्सल बेल्ट में नक्सलियों को कंट्रोल करने की कोशिशें और कवायदें हुई। मैं इसके लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही या एनडीए सरकार को ही इसका श्रेय नहीं दूंगा। इसके लिए प्रयास तो और भी सरकारें की, लेकिन उनके प्रयास में वो चुस्ती और पूर्ति नहीं थी और निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपने फायदे के लिए उनको हम किसी तरीके से झेलते रहे, एक्सेप्ट करते रहे, लेकिन वो भी सीमाओं में था। देखने में लगता था हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रोटेक्शन भी दिया जाता रहा और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना भी पड़ा था, जब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व करने की क्षमता को ही नक्सलियों ने समाप्त कर दिया था। ऐसा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार या एनडीए सरकार में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे हैं और विशेष करके वर्तमान मोदी सरकार में गृह मंत्री ने जो मार्च 2026 तक बचे खुचे नक्सल ताकत को खत्म करने की बात कही है, उससे हमें संतोष होना चाहिए। लेकिन ये वही वी सुदर्शन रेड्डी हैं जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। इन्होंने ही उस याचिका पर सलवा जुडूम को खत्म करने का आदेश दिया था। सलवा जुडूम क्या था अब आप समझ लीजिए, जिसमें नक्सलियों से लड़ने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से शासन और प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों को तैयार किया जाता था, उनको हथियार मुहैया कराया जाता था जो पुलिस कंट्रोल रूम से निर्देशित होते थे ताकि वो इसका प्रतिकार कर सकें। और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की जो सरकार थी, इसको प्रोजेक्ट की थी, एग्जीक्यूट कराया था और इसके अच्छे परिणाम निकले थे। 2 टर्म के शासनकाल में रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर बहुत कुछ कंट्रोल किया था और सलवा जुडूम को प्रभावी बना करके उन्होंने बस्तर जैसे इलाके में फैले आतंकवाद, लाल आतंकवाद को कंट्रोल करने की मुहिम चलाई थी और उसका बहुत अच्छा परिणाम निकला था। लेकिन इस देश में अर्बन नक्सली और वामपंथी लेफ्ट लिबरल गैंग किस तरीके से प्रभावी होता है और लोकतंत्र की आड़ में हम उनको अभिव्यक्ति की इस तरह की आज़ादी को देते हुए और उनकी हर एक कदम को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, उन्हीं के याचिका पर यही वी सुदर्शन रेड्डी जो जज थे, इन्होंने न्यायाधीश थे, इन्होंने सलवा जुडूम को खत्म करने का आदेश पारित किया था और सलवा जुडूम अस्तित्व विहीन हुआ। उसके बाद जिस तरीके से लाल आतंक प्रभावी हुआ, खास करके छत्तीसगढ़ में, वो किसी से छिपा नहीं। ये वही सुदर्शन रेड्डी हैं जिन्होंने जाति के आधार पर कुछ ऐसे प्रतिवेदन किए जो आज आंध्रा और तेलंगाना में जातीय विभेद को प्रभावी बनाने की भूमिका अदा कर रहे हैं। वी सुदर्शन रेड्डी पूरी तरीके से, मैं ये नहीं कहता कि किसी विचारधारा के आप समर्थक न हो, लेकिन एक पद पर रहते हुए राष्ट्र के लिए उसकी सीमाएं होनी चाहिए कि आपको उस विचारधारा में नहीं जाना। हम यही सीखते आए हैं और यही परंपरा भी रही। लेकिन इन्होंने अर्बन नक्सलियों की याचिका और उसके बाद एक प्राधिकरण के चेयरमैन के रूप में जो कुछ भी किया है, उससे इतना तो स्पष्ट है कि लोकतंत्र के उस मर्यादा को ये नहीं मानते, या यूँ कह सकते हैं ये विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर कहूँगा, ये भारतीय लोकतंत्र की विडंबना है कि वी सुदर्शन रेड्डी इस देश में जब इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं तो इनको साउथ का एक बहुत प्रभावी नेता बता करके प्रोजेक्ट किया जा रहा है और सीपी राधाकृष्णन के सामने उनको बराबरी का त्याग वाला एक व्यक्तित्व बताया जा रहा है। जबकि
मैं फिर कह रहा हूँ, सीपी राधाकृष्णन के बारे में अगर बताऊं तो निश्चित रूप से जिन्हें साउथ का मोदी कह सकते हैं आप, संगठन से लेकर के उनके राजनीतिक कौशल और साथ ही साथ उनके एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट में जो किसी भी राज व्यवस्था में कार्यरूप में परिणत करने की ताकत व्यक्ति में होनी चाहिए, एक प्रशासक में होनी चाहिए, वो भी उन्होंने समय समय पर दिखाया है। और उनकी व्यक्तिगत माली हालत के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको फिर लगेगा कि मैं उनकी तारीफ में कसीदे गढ़ करके संघ को प्रभावी बना रहा हूं। उनके नाम पर एक गाड़ी भी नहीं है। उनका बैंक बैलेंस अगर आप जानेंगे तो आप हतप्रभ रह जाएंगे। ऐसा व्यक्ति राष्ट्र के लिए, अपने संगठन के लिए समर्पित रहा और जो भारतीय मूल्य हैं उस पर वो आगे बढ़ता रहा। और आज ये तय है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कि अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ही होने जा रहे हैं। लेकिन इंडी गठबंधन ने जिस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाया है, उनका नाम, वो विचारधारा के स्तर पर लोकतंत्र के जड़ों पर प्रहार करने वाले तत्वों को भी इस पूरी व्यवस्था में एसिमिलेट करने का हिमायती है। और शायद यही वो तथ्य है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र के नाम पर अगर एनार्किज्म भी फैलाया जा रहा है और हिंदुत्व या राष्ट्रवादी सोच के साथ व्यक्तिगत आचरण में अगर शुचिता की कोई भूमिका अदा करते हुए व्यक्ति दिख रहा है तो उसे लकीर का फकीर अभी भी बताया जा रहा है। अगर ये भारतीय लोकतंत्र की विडंबना नहीं तो क्या है? आप इस पूरे प्रकरण पर जिन बातों को मैंने आपके सामने रखा है उस पर अपने विचार दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।